Hello everyone, Jai Hind. Welcome to SSB Crack Exams. Today we will going to talk about top 25 MCQs from the topic plant growth. Okay, so everything from plant tissue to plant reproduction as well as some questions on ecology will be covered in this class. Okay, so let's get started with the class. Here comes the first question. Okay. So the cells of meristematic tissue lack in which of the following cell organelles? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, this question is from the topic plant tissue. Okay, plant tissues. तो इसमें पूछा गया है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, which is one type of a plant tissue. Okay, so it does not have any one of these cell organelles. Okay, तो जो भी आपको ऑप्शंस में सेल ऑर्गेनल्स दिए हैं उनमें से कोई एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एब्सेंट होता है. ओके, सो व्हाट शुड बी योर आंसर? वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, गोल्जी अपैरेटस और मोर देन वन ऑफ द अबव. ओके, तो इसका करेक्ट आंसर वैक्यूल्स है. ठीक है, देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स एब्सेंट होता है, राइट, एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट. देखिए जैसा आपको पता है कि वैक्यूल्स का जो फंक्शन होता है वो होता है स्टोर करने का. ठीक है, आइदर द वेस्ट मटेरियल और द रिजर्व फूड इट विल गोइंग टू स्टोर. तो वैक्यूल एक क्या है? एक स्टोरेज ऑर्गन है. ठीक है, सो वैक्यूल इज बेसिकली अ स्टोरेज ऑर्गन. ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये क्यों एब्सेंट होता है? एब्सेंट इसलिए होता है बिकॉज देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ वैक्यूल्स. ठीक है, देखिए जैसा कि आपको पता है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, कोई भी टिश्यू होगा सेल का ही बना होगा. तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं दे आर कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग. ठीक है, वो कंटिन्यूसली बहुत फास्ट और बहुत रैपिडली डिवाइड करते हैं. ठीक है, अब डिविजन एक एक्टिविटी है. ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं मतलब एक एक्टिविटी कर रहे हैं. उस एक्टिविटी के लिए फॉर दैट एक्टिविटी दे डू नीड दी एनर्जी. उन्हें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. ठीक है, उस एक्टिविटी के लिए. अब एनर्जी के लिए दे विल गोइंग टू यूटिलाइज द फूड. ओके, तो होता क्या है यहाँ पे कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं दे विल गोइंग टू यूटिलाइज द एनर्जी फ्रॉम द फूड. ओके, एंड देन दे डिवाइड. ओके, यूटिलाइज एंड डिवाइड. तो ऐसे ही होता रहता है और कोई भी फूड बचता नहीं स्टोर होने के लिए. ओके, देयर इज नो फूड लेफ्ट टू बी स्टोर्ड बिकॉज द फूड इज कॉन्स्टेंटली बीइंग यूज्ड अप. ठीक है, फूड कॉन्स्टेंटली यूज हो रहा है क्योंकि उन्हें कॉन्स्टेंटली एनर्जी चाहिए. ठीक है, उन्हें बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग. तो उस एक्टिविटी के लिए उनको एक कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, इसलिए जो भी फूड है वो सब यूटिलाइज हो रहा है, यूज्ड अप हो रहा है. देयर इज नो फूड लेफ्ट टू बी स्टोर्ड. तो जब कोई फूड नहीं है स्टोर करने के लिए तो इसलिए कोई स्टोरेज ऑर्गन भी नहीं है. ठीक है, सो दिस इज द रीजन दैट दे डू लैक दी वैक्यूल्स. ओके, ऑल राइट, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिटरमिन्स द एज ऑफ अ ट्री? ओके, तो आपको बताना है जो ट्री आपने देखा होगा कि कुछ बहुत ओल्ड ट्रीज होते हैं. ठीक है, बहुत पुराने ट्रीज होते हैं. तो कैसे आप एक ट्री की एज को डिटरमिन करेंगे? कैसे आपको समझ में आएगा कि ये जो ट्री है वो कितने साल पुराना है? ओके, सो सर्कल्स ऑन अ ट्री ट्रंक, नंबर ऑफ लीव्स, लीफ कलर और हाइट ऑफ ट्रीज. यस, विच विल गोइंग टू हेल्प यू डिटरमिन द एज ऑफ अ ट्री? देखिए आपको अगर ट्री की एज पता करना है तो ये जो ट्री ट्रंक पे जो सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, उसको काउंट करके, इसी को हम ग्रोथ रिंग्स भी कहते हैं. ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ रिंग्स और उसको एनुअल रिंग्स भी कहते हैं. ठीक है, तो इसी को काउंट करके हमें पता चलता है जो ट्री है वो कितने साल पुराना है. ओके, सो इट इज द सर्कल्स ऑन द ट्री ट्रंक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कॉलेनकाइमा. ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको सेलेक्ट करना है रॉन्ग स्टेटमेंट, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो, विथ रेफरेंस टू दी कॉलेनकाइमा. ठीक है, तो कॉलेनकाइमा हमने पढ़ा है कि जो प्लांट टिश्यूज होते हैं दे आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड दे आर दी परमानेंट टिश्यू. दो टाइप के प्लांट टिश्यूज होते हैं, ये हमने पढ़ा है. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दे आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग. ओके, और अभी हमने उसमें देखा कि वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ स्टोरेज. ठीक है,
देन हमने ये देखा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिंस दे आर ऑलरेडी डिवाइडिंग सो दे आर गोइंग टू प्रमोट ग्रोथ, ठीक है, उनका एक सोल फंक्शन है टू प्रमोट ग्रोथ. Okay, now let's come to the other plant tissue, that is the permanent tissues, right? तो एक हो गया मेरिस्टेमेटिक, दूसरा हो गया परमानेंट टिश्यूज. परमानेंट टिश्यूज फर्दर क्लासिफाइड होते हैं इनटू द सिंपल एंड द कॉम्प्लेक्स वन, ठीक है. सिंपल में आपको पता है पेरेन्काइमा होगा, कोलेनकाइमा होगा, स्क्लीरेनकाइमा होगा, ओके, और कॉम्प्लेक्स में जाइलम होगा, फ्लोएम होगा. तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है प्लांट टिश्यू का, ठीक है. तो कोलेनकाइमा एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू. तो आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट है. क्लोरोप्लास्ट में बी प्रेजेंट इन कोलेनकाइमा. कोलेनकाइमा अलाउ इजी बेंडिंग विदाउट ब्रेकेज of the young stem. Its cells are thickened at the corner due to deposition of lignin. Protoplasm is present in कोलेनकाइमा, ठीक है. सो लेट मी टेल यू, ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं जैसे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लीरेनकाइमा, इनके फंक्शंस और इनके स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो जब भी आप इसको पढ़िए आप एक टेबल बना के पढ़िए, ठीक है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लीरेनकाइमा, एंड देन राइट डाउन देयर स्ट्रक्चर कि ये स्ट्रक्चरली कैसे डिफरेंट है और फंक्शनली कैसे डिफरेंट है, ठीक है. अगर आप एक ऐसी टेबल बनाते हैं और उस तरीके से पढ़ते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बिकॉज मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं ये स्ट्रक्चर या फंक्शन पे ही आता है, ओके. तो देखिए इसका करेक्ट जो इनकरेक्ट आंसर है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है इट्स सेल इज थिकन एट द कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ठीक है. अब देखिए क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकता है कोलेनकाइमा में, और आप सबने देखा होगा कि जो मनी प्लांट होता है उसकी जो स्टेम होती है इट इज़ क्वाइट फ्लेक्सिबल, ओके, लाइक इट कैन ईजिली कॉइल अराउंड अ सपोर्ट एंड ग्रो, ठीक है. तो उसको एक सपोर्ट चाहिए होता है मनी प्लांट को, एंड इट कैन ईजिली कॉइल क्योंकि जो उसकी स्टेम है वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है. तो ये जो ईजी बेंडिंग है विदाउट द ब्रेकेज ऑफ द यंग स्टेम, राइट, इट डू हैपन्स बिकॉज जो मनी प्लांट है उसके स्टेम में है कोलेनकाइमा, ओके. प्रोटोप्लाज्म भी कोलेनकाइमा में प्रेजेंट होता है बिकॉज कोलेनकाइमा और पेरेन्काइमा दोनों लिविंग सेल्स हैं, ठीक है, राइट, उसकी सेल्स लिविंग होती हैं. अब यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है, देखिए ये तो सही बात है कि कोलेनकाइमा के जो कॉर्नर्स होते हैं उनमें डिपोजिशन होता है, दिस इज ट्रू, बट इट हैज़ द डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, नॉट लिग्निन, ठीक है, राइट. लिग्निन नहीं रहेगा उसमें, ओके. लिग्निन का डिपोजिशन होता है इन स्क्लीरेनकाइमा जो कि डेड सेल है, ओके. सो मेक श्योर कि आप उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को क्लियरली समझ पाएं, ओके. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच परमानेंट टिश्यू मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ. अब देखिए ये जो है क्वेश्चन ये फंक्शन पे आया है, ठीक है. सो आइदर स्ट्रक्चर पे क्वेश्चंस आएंगे या फंक्शन पे आएंगे अगर आप प्लांट टिश्यूज पढ़ रहे हैं, ठीक है. सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली कि आप ये दोनों पार्ट को कवर करें, ओके. ऑलराइट, सो क्लोरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, स्क्लीरेनकाइमा. सो लेट मी टेल यू, ये जो क्लोरेनकाइमा है ना, इट इज एक्चुअली द मॉडिफिकेशन ऑफ पेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा में अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो जाता है तो हम उसे क्लोरेनकाइमा कहते हैं. अगर पेरेन्काइमा में एयर स्पेसेस हैं तो हम उन्हें एरेनकाइमा कहते हैं, ठीक है. एंड कोलेनकाइमा आपको पता है, वी हैव डिस्कस्ड इट्स फंक्शन जस्ट नाउ, ठीक है. आई हैव टोल्ड यू कि ये जो सारी सेल्स हैं ना, कोलेनकाइमा हो या क्लोरेनकाइमा हो और पेरेन्काइमा हो, सो द सेल्स दैट इज प्रेजेंट इन दीज टिश्यूज दे आर ऑल लिविंग, ठीक है. पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा सब लिविंग हैं. आई हैव टोल्ड यू स्क्लीरेनकाइमा इज डेड एंड इट डू हैव द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ठीक है. ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाने का काम होता है स्क्लीरेनकाइमा का, सिंस इट इज़ डेड और उसमें लिग्निन का डिपोजिशन है जिसकी वजह से प्लांट में हार्डनेस या स्टिफनेस आती, ओके. तो आप यहाँ पे सही आंसर देख सकते हैं, इट इज़ स्क्लीरेनकाइमा, और यहाँ पे ऐसे ही डिपोजिशन होता है लिग्निफाइड थिक वॉल, ठीक है. तो आप ये समझ सकते हैं कि सपोज ये दिस इज द स्क्लीरेनकाइमा, ठीक है. और अगर यहाँ पे हम लिग्निन का डिपोजिशन कर देंगे तो ल्यूमेन जो है, ल्यूमेन ये जो सेंटर पोर्शन इसे ल्यूमेन कहते हैं, ये नैरो हो जाएगा. नैरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिपोजिशन हो चुका है किसका, लिग्निन का, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच पार्ट ऑफ जाइलम टिश्यू इन प्लांट्स स्टोर्स फूड? ओके, तो कौन सा पार्ट है जाइलम टिश्यू का जो कि फूड को स्टोर करता है? यस, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा और ट्रेकीड्स। यस, जाइलम किस में आता है? इट कम्स अंडर द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। और जाइलम के भी पार्ट्स होते हैं जो कि मेंशन है, ऑल ऑफ द ऑप्शंस मेंशन्ड हियर दे आर द पार्ट ऑफ जाइलम। बट फूड स्टोरेज किसका फंक्शन है? देखिए, करेक्ट आंसर पेरेन्काइमा है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि वो फ्लोएम पेरेन्काइमा हो, अभी आप फ्लोएम के भी पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, या जाइलम पेरेन्काइमा हो, ओके, दोनों में ही, दोनों का ही फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज का। पेरेन्काइमा का फंक्शन ही स्टोरेज का होता है, मेन फंक्शन, ठीक है। तो इसलिए जो जाइलम पेरेन्काइमा होगा दैट विल गोइंग टू स्टोर फूड। आप देख सकते हैं ट्रेकीड का स्ट्रक्चर, वेसल का स्ट्रक्चर, जाइलम पेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर एंड जाइलम फाइबर्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जाइलम की बात करें तो इसमें ट्रेकीड भी डेड है, दिस वेसल इज ऑल्सो डेड, जाइलम फाइबर इज ऑल्सो डेड। द ओनली लिविंग पार्ट इन जाइलम इज जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट? अब आपको बताना है ये जो दिए 3 स्टेटमेंट्स हैं इनमें से करेक्ट कौन सा है? प्लांट कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू फूड स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट, प्लांट हैव क्लोरोफिल, प्लांट सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि करेक्ट हैं? यस, वी नो 1 and 2 करेक्ट है, क्योंकि आपको पता है प्लांट में सेल वॉल होता है, राइट। सेल्यूलोज का सेल वॉल प्लांट में होता है, फंजाई में भी सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया में, एल्गी में, सब में सेल वॉल है। जो एनिमल सेल्स हैं उनमें सेल वॉल नहीं होता, राइट। ये तो एक बेसिक डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है प्लांट सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल्स, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। एंड द करेक्ट ऑप्शंस आर 1 and 2, बिकॉज हमें पता है प्लांट में क्लोरोफिल होता है एंड प्लांट डू कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू फूड दैट इज स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। दिस इज कंप्लीटली ट्रू और करेक्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in plant tissues the cell walls of what are coagulated by suberin which makes them impervious to gas and water molecules? okay, plant tissue में इनमें से कौन सा आपको ऑप्शन बताना है करेक्ट है जिसमें कि सुबरिन का डिपोजिशन होता है, जिसकी सेल वॉल में सुबरिन होता है एंड सुबरिन विल गोइंग टू मेक इट इम्परवियस, मीन्स गैस का या वाटर मॉलिक्यूल्स विल नॉट गोइंग टू पास थ्रू दिस सुबरिन, ओके। तो सुबरिन का डिपोजिशन कहाँ पे होता है? एपिडर्मिस में, कॉर्क में, स्टोमाटा में या फ्लोएम फाइबर्स में? सो करेक्ट आंसर इज कॉर्क, ठीक है। ये कॉर्क है और इसमें सुबरिन का डिपोजिशन होता है, ओके। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट, the act of transferring pollen grains from the male anther of a flower to the female stigma is called photosynthesis, polarization, pollination, more than one of the above. Yes. The act of transferring pollen grains जब मेल एंथर से फीमेल स्टिग्मा पे जाता है तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? We all know the process is pollination. आप ये देख सकते हैं this is the part of the flower जिसमें कि ये हो गए sepals, the green parts. ये जो colored portion है mostly that is petal can be white also, but यहाँ पे जो आपको colored portion दिख रहा है that is the petal. Okay, उसके बाद ये these portion, this is the anther. ये stamen है और stamen के 2 पार्ट होते हैं, anther and filament. Okay. उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ हियर एट द सेंटर देयर इज स्टाइल स्टिग्मा ओवरी, ओके। तो यहाँ पे स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें एंथर इट इज फ्रॉम द स्टेमन, ओके। यहाँ से एंथर से दिस इज द एंथर, ठीक है। यहाँ से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है टू दिस स्टिग्मा, ओके, और इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। Okay, next question, from which part of the carpel are the seeds formed? Okay, तो कौन सा पार्ट है कार्पल का? ठीक है, कार्पल का मतलब होता है गाइनोशियम या फीमेल पार्ट जो है, ठीक है। आपको पता है गाइनोशियम हो, कार्पल हो, पिस्टल हो, इट इज ऑल द सेम थिंग। देखिए कभी क्वेश्चन में हो सकता है कार्पल की जगह पिस्टल हो
या इसकी जगह गायनोशियम भी हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज ऑल द सेम थिंग, ठीक है। तो विच पार्ट ऑफ द कार्पल आर द सीड्स फॉर्म्ड? कार्पल या गायनोशियम या पिस्टल के क्या पार्ट होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो किस पार्ट से सीड बनता है, ये क्वेश्चन है। ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल से क्या बनता है? सीड बनता है। सो दिस इज ओव्यूल, दैट इज द करेक्ट आंसर। Okay, next question. Which one of the following statements regarding post-fertilization development in flowering plant is incorrect? Okay, आपको बताना है कि after the fertilization, post-fertilization means after the fertilization, ठीक है, post का यहाँ मतलब after है, ठीक है, post-fertilization development in flowering plants is incorrect. Okay, तो आपको incorrect statement बताना है. Ovary develops into fruit, ovules develop into the embryo sac, central cell develops into endosperm और more than one of the above. ठीक है, तो यहाँ आपसे wrong statement या incorrect question पूछा गया है. ओके, yes, after fertilization in flowering plant which is incorrect, इनमें से incorrect कौन सा है? ओके, ओव्यूल्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, दिस PEN इट विल गोइंग टू डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म, ठीक है, एग जाइगोट में और जाइगोट एम्ब्रियो में फॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, बिकॉज यू नो लाइक देर आर सो मेनी टाइम्स द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड कि यू नो पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या चेंजेस होते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे लास्ट 5 to 10 ईयर पेपर कि ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है रिगार्डिंग द पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो एग जो है वो फ्यूज होकर जाइगोट और फिर वो एम्ब्रियो, ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में, ओवरी फ्रूट, ठीक है। All right, now moving ahead to the next question. Transfer of pollen grains from the anther to the stigma of another flower of the same plant is called what? Okay, तो ये जो type of या kind of pollination होता है उस पर question है, ठीक है। pollination autogamy है, जिटोनोगैमी है, जीनोगैमी है, ठीक है। सो 3 टाइप के pollination होते हैं। आपको बताना है कि अगर pollen grain का transfer जो हो रहा है वो एक एंथर से स्टिग्मा पे हो रहा है ऑफ अनदर फ्लावर बट प्लांट सेम है, ठीक है, तो वो कौन सा पॉलिनेशन होगा? देखिए, इसको समझने का बहुत इजी है तरीका, आप ये डायग्राम से तो समझ सकते हैं, बाकी आप एक सिंपल तरीके से ये समझ सकते हैं। अगर हम पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं तो अगर सेम प्लांट है, ठीक है, सेम प्लांट है तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन, बिकॉज प्लांट इज सेम, ठीक है, ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए, ओके। और अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें, 2 टाइप के पॉलिनेशन हो गए मेजरली, दैट इज सेल्फ एंड क्रॉस, ठीक है। तो अगर सेम प्लांट इन्वॉल्व है, वेदर द सेम फ्लावर और द डिफरेंट फ्लावर, उससे नहीं मतलब है, हमें बस देखना है प्लांट सेम है या डिफरेंट, अलग अलग प्लांट की बात हो रही है। अगर सेम प्लांट है इसका मतलब है कि ये है सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर डिफरेंट प्लांट है तो ये क्या है? ये है क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे पहले आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, ठीक है। सॉरी, डिफरेंट प्लांट, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? डिफरेंट प्लांट, और सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? सेम प्लांट, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें 2 तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है कि यू नो सेम फ्लावर है, ओके, उसी फ्लावर के एंथर से एंथर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाए, ये एक केस हो सकता है। दूसरा केस हो सकता है कि द सेम प्लांट में यहाँ पे जो एंथर है वो दूसरे फ्लावर में जा रहा है, ठीक है, उस दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है, ओके। तो ये हो जाता है जिटोनोगैमी। तो ये 2 हो गए। क्रॉस पॉलिनेशन इज अलोगैमी, इट इज डिफरेंट। तो क्रॉस पॉलिनेशन मतलब डिफरेंट प्लांट, और सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम प्लांट। फिर सेल्फ पॉलिनेशन में भी 2 केस हैं, अगर फ्लावर सेम है तो ऑटोगैमी, फ्लावर डिफरेंट है बट इन द सेम प्लांट, सो दैट इज जिटोनोगैमी, ठीक
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो बोला गया प्लांट सेम है बट फ्लावर दूसरा है, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, दैट इज जिटोनोगैमी। ओके राइट। ओके, मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स। ओके, आपको बताना है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट्स में उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। यस, तो सबसे पहले कौन सा पार्ट आता है, देन विच पार्ट कम्स। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है, सबसे पहले होता है स्टिग्मा, ये कार्पल है या इसको हम पिस्टल भी कहते हैं, आई हैव टोल्ड यू, या हम इसे गायनोशियम भी कहते हैं। ओके, आई एम टेलिंग दिस अगेन एंड अगेन कि आपको याद हो जाए, और ये फीमेल पार्ट है, ठीक है। सिमिलरली स्टेमन होता है, ओके, एंड्रोशियम होता है और वो मेल पार्ट होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, अब देखिए यहाँ सबसे पहले हो गया स्टिग्मा, देन देयर इज स्टाइल, देन ओवरी, राइट, एंड देन थैलेमस, ठीक है। ये ओवरी आएगा, और अगर ओव्यूल मेंशन होता तो यहाँ ओव्यूल हो जाता, अदरवाइज ओवरी के बाद आप देख रहे हैं ये थैलेमस है, जिसपे कि यू नो ऑल द 4 वर्ल्स और 4 इंपॉर्टेंट जो पेटल, सेपल, स्टेमन, कार्पल जो एक बेस पे होते हैं, दैट इज थैलेमस। ओके, दैट इज गोइंग टू put all the 4 whorls on itself. Okay, all right, next question. Self pollination will lead to overbreeding, outbreeding, inbreeding, all of the above. Yes, जो self pollination होता है what it will going to lead to, self pollination, देखिए सेल्फ पॉलिनेशन मतलब इनब्रीडिंग, ठीक है। तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है कि प्लांट तो सेम है, वेदर वो फ्लावर सेम हो सकता है, फ्लावर डिफरेंट भी हो सकता है, बट प्लांट सेम है, ठीक है। ऐसे केस में क्या होता है कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है या वेरिएशन है वो बहुत कम होता है, ठीक है, राइट, बिकॉज जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम द सेम प्लांट इज यूज टू फॉर्म गैमीट एंड देन दे फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट, ठीक है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है, उसमें क्योंकि सेम प्लांट है तो जेनेटिकली वो डिफरेंट नहीं हो रहा है। ओके, तो डाइवर्सिटी बहुत कम होगी, वेरिएशंस बहुत कम आएंगे, सो दैट लीड्स टू इनब्रीडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिस ऑन विच द पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स आर प्रेजेंट। ओके, तो किस पे जो डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, वो प्रेजेंट होते हैं, प्लेसेंटा, सेपल, फेलोपियन ट्यूब और थैलेमस। we have just now discussed this, कौन सा पार्ट होता है, that will going to form the basis, ठीक है, जो कि जिसपे कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं फ्लावर के वो प्रेजेंट होते हैं। yes, so the correct answer is D, that is thalamus, ठीक है। ये देखिए थैलेमस होता है, इसी थैलेमस पे सेपल भी आपको दिखेगा, पेटल भी दिखेगा, so this is सेपल, ठीक है, पेटल भी दिखेगा, स्टेमन भी दिखेगा एंड कार्पल भी दिखेगा, ठीक है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी ऑफ इकोलॉजी। देखिए इकोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस देखे गए कि एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो हमने इकोलॉजी को भी इस क्लास में सेशन में इंक्लूड किया है, सो दैट यू कैन गेट द आइडिया, आपको एक बेसिक आइडिया हो कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए यू कैन सॉल्व। ओके, so which of the following is the basic unit of study of ecology। देखिए इकोलॉजी की बात करें तो जो भी जो भी एबायोटिक है, मीन्स जो भी नॉन लिविंग कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का, जैसे हो गया विंड हो गया, सनलाइट हो गई, ठीक है, वाटर हो गया, और जो भी लिविंग कंपोनेंट है द प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, जिन्हें हम फ्लोरा फौना भी कहते हैं, तो इनका जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, द वे दे इंटरेक्ट एंड लिव टुगेदर इन हार्मनी, तो उसको हम पढ़ते हैं इकोलॉजी में, ठीक है, उसको हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इसमें बेसिक यूनिट पूछी गई है इकोलॉजी की क्या है, तो वो है इकोसिस्टम, ठीक है। सो इकोलॉजिकल यूनिट इसमें पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, ओके, देन पर्टिकुलर अगर हम देखें तो इकोसिस्टम एज अ बेसिक यूनिट, ठीक है, तो इकोसिस्टम इसकी बेसिक यूनिट है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ फूड चेन इज करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है फूड चेन का। देखिए फूड चेन सिंपल होती है, जैसे लेट मी गिव यू एग्जाम्पल,
फूड चेन स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से या ऑटोट्रॉफ से या जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। ओके, जैसे ग्रास हमने ले लिया एज अ प्रोड्यूसर। ग्रास को खाने वाला होता है ग्रास हॉपर, ठीक है। ग्रास हॉपर को खाने के लिए होता है फ्रॉग। फ्रॉग को खाने के लिए होता है स्नेक, एंड स्नेक को खाने के लिए there is the eagle। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। तो दिस इज द फूड चेन, ठीक है। ये फूड चेन है जो हर्बीवोर से स्टार्ट होती है, ठीक है। लेकिन इस फूड चेन में बात करी गई है इस फूड चेन में जो बात करी गई है वो डेट्रीवोरस की भी बात करी गई है, मतलब डीकम्पोजर्स की, ठीक है। तो वैसे तो हमें पता है कि सबसे पहले हर्बीवोर होते हैं, फिर प्राइमरी पहले प्रोड्यूसर हो गए, ठीक है। प्रोड्यूसर को खाने वाला हो गया दी हर्बीवोर, हर्बीवोर को खाने वाले हो गए प्राइमरी कार्निवोर, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। ऐसे ये नॉर्मल फूड चेन है, बट एक ये डेट्रीवोरस भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो अगर डेट्रीवोरस का यहाँ मतलब है डीकम्पोजर्स, जैसे फंजाई होता है, बैक्टीरिया होता है, दे आर द डीकम्पोजर्स। तो वो कहाँ पे है फूड चेन में? तो सही आंसर है, देखिए हर्बीवोर सबसे पहले होंगे, फिर कार्निवोर, फिर ओमनीवोर और फिर डेट्रीवोर्स। ओके, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर को कंज्यूम करने वाले, जैसे ग्रास को खाने वाला ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को खाने वाला फ्रॉग, फ्रॉग को खाने वाला स्नेक, स्नेक को खाने वाला हॉक। ओके, एंड फाइनली ये जो हॉक है या ईगल है जो टॉप कंज्यूमर है, टर्शरी कंज्यूमर है, ठीक है, या एपेक्स कंज्यूमर भी हम इन्हें कहते हैं, फाइनल कंज्यूमर। इनको when they die they are being decomposed by these fungi and bacteria, ठीक है। देन वो डिकम्पोज होकर फिर से सॉइल में आ जाते हैं, फिर से प्लांट ग्रो ऑन दैट, और ये पूरी फूड चेन या फूड साइकिल कंटिन्यू रहती है, ठीक है, राइट। सो डेट्रीवोरस दे आर दी हर्बीवोर्स, सॉरी दे आर दी डिकम्पोजर्स, जैसे कि फंजाई है, बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये एक फूड चेन का डायग्राम है that will going to help you understand what a food chain is, ठीक है। All right, next question. Care and share policy of the forest applies to tribal people, forest communities, villagers, JFMCs. Okay, ये जो care and share की policy आई है of the forest, it applies where? So let's discuss what is this policy all about. Local people help in the development and protection of forest, okay. तो इन रिटर्न दे शेयर इन द फाइनल हार्वेस्ट। तो क्या होता है, जो आसपास के लोग हैं, जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, दे विल गोइंग टू हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, इन द प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, और इन रिटर्न इन एक्सचेंज ऑफ दैट उन्हें कुछ शेयर मिलता है इन द फाइनल हार्वेस्ट ऑफ टिम्बर, ठीक है, इन एडिशन टू नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज JFMCs, राइट। All right, next question. When is World Wildlife Week observed? देखिए ये क्वेश्चन थ्योरी से नहीं है, लेकिन ये कभी कभी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन भी, ठीक है, तो आपको आइडिया होना चाहिए। सो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है? फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर, लास्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। वाइल्ड लाइफ वीक, इट इज सेलिब्रेटेड, सो ये इट इज सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, मोस्टली 2nd to 8th अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड इन 1973, 1975, 1976 और 1977। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ? यस, व्हेन इट वॉज स्टार्टेड। Okay, so it was started in 1973, okay. Project Tiger, it was launched in 1973 with 9 tiger reserves for conserving the declining population of India's national animal, the tiger, ठीक है। तो टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही थी, डिक्लाइन हो रही थी, उन्हें बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया with 9 tiger reserves and that was launched in 1973, okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज, ठीक है, तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रेस कॉन्शियसनेस अबाउट इन्वायरमेंटल एजुकेशन, टू टीच इन्वायरमेंटली अप्रोप्रिएट बिहेवियर, create an environmental ethic that fosters awareness about ecological interdependence of economic, social and political, or all of the above. Yes, क्या ऑब्जेक्टिव है environmental education का? So correct answer is all of the above, ठीक है. To raise awareness, ठीक है, हमें अपने environment को protect करना है, उसको उसको degrade नहीं होने देना है, right? So we should we should make aware about the environmental education to everyone. Okay, teach environmentally appropriate behavior, ठीक है, हमें कहीं पे भी कुछ भी जो वेस्ट मटेरियल है, we should not be throwing it here and there, ठीक है, properly it should be discarded either in the dustbin, right? Okay, and environmental ethic that fosters awareness. Yes, so everything, right, that is good for our environment, जो हमारे environment के लिए अच्छा है, हमें उन्हीं एक्टिविटीज़ को फॉलो करना चाहिए, ठीक है. अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, सो वी शुड नॉट create any sort of we should not throw any of the things here and there. Okay, right, कोई भी waste है, so this can be minimized. Then there are many other things, right, that could be done in order to protect our environment. Okay, but one of the major thing that we can do is just keep our environment clean by less pollution, okay, by less throwing of the waste here and there. Okay, next question. Yes, so ये जो कुछ questions हैं, ये हैं फाइटो हॉर्मोन्स पे, ठीक है, प्लांट हॉर्मोन्स, इस पे भी questions आ चुके हैं. So yes, let's read this, let's understand this. Genetically dwarf plants can be made taller by gibberellins, auxins, cytokinins और vernulins. Yes, जेनेटिकली ड्रॉफ प्लांट हैं, ठीक है, बट उन्हें टॉल बनाना है, तो हम इनमें से कौन सा फाइटो हार्मोन यूज कर सकते हैं? करेक्ट आंसर जिब्रेलिन है, ठीक है, जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड. ओके, एंड इसका फंक्शन क्या होता है? टू प्रमोट स्टेम एलोंगेशन, ठीक है, तो जब स्टेम एलोंगेशन होगा तो जो भी प्लांट है वो टॉल हो सकता है, ठीक है. सो यस, देखिए इसके और भी फंक्शंस हैं, सीड जर्मिनेशन, डोरमेंसी, फ्लावरिंग, leaf and fruit aging. Okay, next question, application of which of the following phytohormones has resulted in this increased yield as the hormone is known to produce female flowers in the plant. Okay, आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा phytohormone है that has resulted in his increased yield. Okay, because this hormone is promoting this hormone is known to produce female flowers, okay, in the plants. तो ऐसा कौन सा फाइटो हार्मोन है? इथाइलिन है, ठीक है. तो इथाइलिन में एक this you can see एक केमिकल होता है, that is इथेफोन. okay, it is commonly used इथाइलिन, जो commonly used इथाइलिन होता है, जो फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है. तो इथेफोन एक commonly used इथाइलिन है, और it will going to promote female flowering in cucumber and helps in improving the yield. ठीक है, यील्ड मतलब जो भी वो प्रोडक्शन हो रहा है उसको बढ़ा रहा है, ओके, और फीमेल फ्लावरिंग को भी प्रमोट कर रहा है, ठीक है. तो ये थोड़े से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ओके. देखिए जो भी डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, जब आप फाइटो हार्मोन्स पढ़ेंगे, आप ऑलरेडी उनके फंक्शंस पढ़ेंगे, आपको पता होगा. बट ये जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि फीमेल फ्लावरिंग कौन सा फाइटो हार्मोन इंड्यूस करता है, तो आपको पता होना चाहिए. इट इज़ इथाइलिन, और ये इसमें इथाफोन एक कॉमनली यूज्ड इथाइलिन, ठीक है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ पी टेंड्रिल कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ अ स्ट्रिंग इट कॉइल्स अराउंड, व्हाट काइंड ऑफ ट्रॉपिक रिस्पॉन्स डज इट एग्जिबिट? तो ये जो क्वेश्चन है ये प्लांट के मूवमेंट से है, ठीक है. देखिए डिफरेंट ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं. अगर केमिकल के रिस्पॉन्स में है तो कीमोट्रोपिज्म है, लाइट के रिस्पॉन्स में तो फोटोट्रोपिज्म है, ओके. देन सनलाइट के रिस्पॉन्स में है तो हेलियोट्रोपिज्म है, और अगर टच के रिस्पॉन्स में है सो दैट इज थिग्मोट्रोपिज्म, ओके. तो जब पी टेंड्रिल है, इट कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, कोई पी टेंड्रिल है, ओके, और ये एक स्ट्रिंग के कॉन्टैक्ट में आता है, तो वो कॉइल करने लगता है. आपने मनी प्लांट में भी देखा होगा कि जहां आपने कुछ सपोर्ट प्रोवाइड किया, मनी प्लांट भी कॉइलिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है. तो ये किस टाइप का रिस्पॉन्स है? यस,
करेक्ट आंसर है थिग्मोट्रोपिज्म। ओके, ये ऐसा रिस्पॉन्स है, ये एक ऐसा मूवमेंट है दैट इज इन रिस्पॉन्स टू टच। ओके, तो हम इसको हम थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं या हैप्टोट्रोपिज्म भी कहते हैं। ठीक है, सी आई हैव इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन कि आपको एक आइडिया हो जाए प्लांट मूवमेंट का भी, कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट मूवमेंट किसके किसके रिस्पॉन्स में होते हैं, कौन सा टर्म यूज होता है। ओके, एंड उससे आप रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी समझ पाएँ, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, आपसे एग्जाम्पल दे दिया जाता है, जैसे पी टेंड्रिल इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है, और वो कॉइल कर रही है, तो आपको इसमें देखना है कि ये जो कॉइलिंग का मूवमेंट है ये किसके रिस्पॉन्स में है। इसमें लाइट नहीं इन्वॉल्व है, वाटर नहीं इन्वॉल्व है, केमिकल नहीं इन्वॉल्व है, इसमें टच इन्वॉल्व है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग के कॉन्टैक्ट में आया, सो थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, सो मेक श्योर कि जब आप प्लांट मूवमेंट पढ़ें तो आप एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझें, राइट, बिकॉज क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्ट भी आ जाते हैं। ओके, so next question, when the xylem is surrounded by phloem or phloem is surrounded by xylem, such vascular bundles are known as. Okay, तो ये question I have taken from the topic this vascular bundles. ठीक है, xylem phloem का कैसे different arrangement होता है उस पर भी ये question है, तो इस question के थ्रू आपको idea हो जाएगा vascular bundles क्या हैं और कितने type के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, जब जाइलम जो है दैट इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, मीन्स जाइलम सेंटर में है एंड फ्लोएम बाहर है, या फ्लोएम इज सराउंडेड बाय जाइलम, फ्लोएम अंदर है और जाइलम से वो सराउंडेड है, तो ऐसे वैस्कुलर बंडल को हम क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर है कंसेंट्रिक। ठीक है, बिकॉज आप देख रहे हैं दोनों का सेंटर सेम है। ठीक है, अब देखिए वैस्कुलर बंडल सिंपल भी होते हैं कि जाइलम का अरेंजमेंट, फ्लोएम का अरेंजमेंट, जाइलम फ्लोएम सिंपल हो गए। ठीक है, ये देखिए येलो से फ्लोएम शो किया गया, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम जाइलम, ये तो सिंपल अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, उसी को हमने वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कहा है। ठीक है, तो वैस्कुलर बंडल्स एक्चुअली होते क्या हैं, जो जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट होता है उसको हम वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं। वो सिंपल भी हो सकते हैं, ऐसे कंपाउंड भी हो सकते हैं, जैसे कंसेंट्रिक या कोलेट्रल। ठीक है, कंसेंट्रिक में क्या होता है, सेंटर सेम होता है उनका, जैसे ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है ये जाइलम अंदर है, फ्लोएम इसको सराउंड कर रहा है, या दूसरा है जिसमें ये जो फ्लोएम है ये अंदर है और ये जाइलम इसको सराउंड कर रहा है। तो अगर जाइलम अंदर है और फ्लोएम बाहर है, सो दैट इज एम्फीक्राइबल। ओके, एम्फीक्राइबल। देखिए आपको सिर्फ ये याद रखना, इफ जाइलम इज इनसाइड, जाइलम अंदर है तो उसे एम्फीक्राइबल कहते हैं, और अगर फ्लोएम अंदर है तो हम उसे एम्फीवेसल कहते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे अगर फ्लोएम अंदर है तो जाइलम बाहर होगा। ठीक है, तो उसे कॉम्प्लिकेट करके मत याद करिए, आप सिंपल याद करिए कि जाइलम अगर अंदर है सो दैट इज एम्फीक्राइबल, और अगर फ्लोएम अंदर है सो दैट इज एम्फीवेसल। ठीक है, कोलेट्रल की देखिए बात करते हैं तो 3 टाइप के होते हैं यहाँ पे, कोलेट्रल ओपन, कोलेट्रल क्लोज्ड, बाइकोलेट्रल। ठीक है, बाइकोलेट्रल में क्या होता है, बीच में तो जाइलम हो गया और यहाँ पे फ्लोएम के पैचेस दिख रहे हैं। ठीक है, येलो से देखिए फ्लोएम है, ग्रीन से जाइलम है। ये अगर आप समझ लेंगे इस पर्टिकुलर चार्ट को तो आपको क्लियर होगा वैस्कुलर बंडल। ओके, फिर कोलेट्रल क्लोज्ड मतलब कि ठीक है यहाँ पे ऊपर फ्लोएम है, यहाँ जाइलम है, बट यहाँ पे कोई प्रोकैम्बियम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्रोकैम्बियम नहीं है तो वो क्लोज्ड हो गया। ओके, प्रोकैम्बियम अगर प्रेजेंट है तो वो ओपन हो गया। ठीक है, तो ये सब आपको समझना है थ्रू दिस डायग्राम, दिस इज मेंशन्ड हियर, और अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे भी करना है। ओके, तो इसको हमने कंसेंट्रिक इसका आंसर है, एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस दी अदर टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स, जिससे कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आप के पास बाइकोलेट्रल से आए कि बाइकोलेट्रल में क्या होता है, तो आप बता पाएँ कि येस द जाइलम सेंटर में है और देन देयर इज फ्लोएम पैचेस ऑन आइदर ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, दोनों साइड पे एंड्स पे फ्लोएम। थ्रू दिस डायग्राम आप आंसर कर सकते हैं। ओके, okay, so this is the last question for today. Erenchyma is helpful to plants by providing buoyancy in hydrophytes, promoting photosynthesis, giving mechanical strength to plants, giving flexibility to plants. Yes. एरेनकाइमा, देखिए वी हैव डिस्कस्ड कि जो क्लोरेनकाइमा है, जो एरेनकाइमा है, उनका जो फंक्शन होता है वो होता है लाइक अगर मैं क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा की बात कर रही हूँ, ये दोनों पेरेनकाइमा का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड दिस कि अगर पेरेनकाइमा जिसका फंक्शन है फूड को स्टोर करना, अगर उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो जाता है तो हम उसे क्लोरेनकाइमा कहते हैं। अगर उस पर्टिकुलर पेरेनकाइमा में एयर स्पेसेस प्रेजेंट हैं तो हम उसे एरेनकाइमा कहते हैं। ठीक है,
क्लोरेनकाइमा है, क्लोरोप्लास्ट है, तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, वो उसका फंक्शन है। बट अगर एयर स्पेसेस हैं तो वो प्लांट को कैसे हेल्प करेगा? द ऑप्शंस इज बीन गिवन, प्रोवाइडिंग बायंसी इन हाइड्रोफाइट्स, promoting photosynthesis, giving mechanical strength to plants, giving flexibility to plant। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए, दैट इज प्रोवाइडिंग बायंसी इन हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट जो आपको वाटर में दिखते हैं, आपने वाटर लिली देखा होगा, लोटस देखा होगा, राइट, दे ऑल फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। तो जो बायंसी होती है, इट इज द एबिलिटी टू फ्लोट, एबिलिटी टू फ्लोट। ठीक है, तो वो जो फ्लोटिंग एबिलिटी है वो कौन प्रोवाइड करता है? दैट इज प्रोवाइडेड बाय एरेनकाइमा। ठीक है, एरेनकाइमा किसका मॉडिफिकेशन है? पेरेनकाइमा का। वो है पेरेनकाइमा ही, बट क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं एयर स्पेसेस प्रेजेंट है जो कि प्लांट को, फ्लावर को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, तो हम उन्हें एरेनकाइमा कहते हैं। ओके, सो यस, दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। ओके, तो ये जो प्लांट ग्रोथ का टॉपिक था, इसमें हमने प्लांट टिश्यू इंक्लूड किया। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक से हमने क्वेश्चंस देखे, परमानेंट टिश्यू से क्वेश्चन देखे। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा से क्वेश्चंस किया। उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज से वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, उसके बाद एक जो क्वेश्चन है हमने वैस्कुलर बंडल से भी इंक्लूड किया कि आपको आइडिया हो वैस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, और अगर उस पर क्वेश्चन आए यू कैन ईजिली आंसर। ठीक है, उसके बाद हमने फाइटो हार्मोन्स भी इंक्लूड किए हैं, राइट, वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट फाइटो हार्मोन्स, उनके फंक्शंस हमने देखे। ठीक है, सो येस, दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। एंड वन मोर थिंग, वी हैव इंक्लूडेड इकोलॉजी ऑल्सो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इकोलॉजी के भी हमने डिस्कस किए हैं। सो वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन दिस topic, right? So here we have come to the end, but before ending the class, let me tell you that we are running so many courses. Okay, so in order to gain maximum benefit, okay, in order to clear your concept, you can join so many courses that is going on, like SSB interview online, okay, or for CDS, for NDA, FCAT, for the territorial army, there are batches running. So you can enroll in these courses, right? So if you are enrolling in these courses, you can apply this code warrior10, okay, in order to get 10% discount on all of the courses, right? So yes, let's end the class here. Thank you so much everyone for joining in. Okay, stay motivated, work hard. Jai Hind everyone. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।